गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता। तो 1 घंटे का हमारा खबरों का सफर शुरू हो चुका है। रोज की तरह हम आपको इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे ताकि आपको अखबार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और इसीलिए तो हम आपको कहते हैं कि 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होती है, एंटरटेनमेंट की खबर होती है, सियासत की जगत से जुड़ी खबर होती है। तो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ा सा हमारा समाचार देखिए। बने रहिए हमारे साथ। हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ की तबाही अभी रुकी नहीं है। दूसरे राज्यों से भी देखिए खबरें सामने आने लगी है। दक्षिण गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ भारी बारिश के बाद कई शहरों में हालात ऐसे हो चुके हैं कि सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। तो दक्षिण गुजरात में लगातार बारिश हो रही है। अगले कुछ दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और हालात ये है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी इतना इकट्ठा हो गया है कि लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गुजरात में इस समय मानसून की भीषण बारिश से हाल बेहाल है। दक्षिण गुजरात का इलाका भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है। कई शहरों में भारी जल भराव की वजह से यातायात बाधित हो गया है। तस्वीरों में देखिए, सड़कों पर खड़ी कारें पानी में पूरी तरह से डूबी हुई दिख रही हैं। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। जूनागढ़ और जामनगर के ज्यादातर इलाकों में पानी सड़कों पर आ गया है, घरों में पानी घुस आया है। यही स्थिति सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की भी है। दक्षिण गुजरात में लगातार भारी बारिश हो रही है। नवसारी में 4 से 9 इंच बारिश हुई है। गांधीराम रेलवे स्टेशन भी पानी से भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि 33 में से गुजरात का एक भी जिला बारिश से अछूता नहीं है, जिससे अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर जल भराव की स्थिति पैदा होने के कारण यातायात में दिक्कत आ रही है। लगातार तीसरे दिन हुई भारी बारिश के कारण जूनागढ़ के ज्यादातर हिस्सों में जल भराव हो गया है। रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे निचले इलाके वाले घरों में सब पानी पानी हो गया है। ड्रोन द्वारा ली गई तस्वीरों में यहाँ के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम विभाग ने जूनागढ़ के लिए आज भी रेड अलर्ट घोषित किया है। कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश हुई है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आपदा प्रबंधन के साथ बैठक की और एनडीआरएफ की टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है। वहीं आईएमडी का पूर्वानुमान है कि अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। और गुजरात के बाद चलिए आपको पहाड़ों का हाल दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी श्वेता लगातार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ दरक रहे हैं और भूस्खलन की वजह से लोगों का जनजीवन मुश्किल में पड़ गया है। कई हाईवे जो है हिमाचल में वो बंद हैं और सड़कों से मलबा हटाने का काम जो है वो चल रहा है। लोगों की जिंदगियां फंसी हुई है। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जुटी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रदेश भर में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। पिछले कई दिनों से खतरे के निशान पर बह रही ब्यास नदी में 9 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन में घंडारा और म्यानी इलाके में फंसे 55 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल में मंडी के पास भीषण हादसा हुआ था, जब चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर 6 मील के पास मलबा हटा रही जेसीबी के ऊपर ही पहाड़ टूट कर आ गिरा। हादसे का हैरान कर देने वाला वीडियो देखिए। जिस वक्त भारी पत्थर जेसीबी के ऊपर गिरा उस वक्त उसमें चालक भी बैठा था और आसपास कुछ और कर्मचारी भी मौजूद थे। जेसीबी ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर कई जगहों पर भीषण लैंडस्लाइड हुई है। 6 मील के पास की ये तस्वीरें देखिए। हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिससे सड़क बंद हो गई है। वाहनों को कुल्लू मनाली के लिए वाया गोहर चेक चौक भेजा जा रहा है। बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो हिमाचल की तस्वीर हमने आपको दिखाई। चलिए अब उत्तराखंड की बात करें। यहाँ भी आफत की बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तो नदियों में जलस्तर बढ़ाई हुआ है, लेकिन हरिद्वार में भी गंगा नदी उफान पर है और निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। पहाड़ी राज्यों में भीषण बारिश से हाल बेहद खराब है। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है।
IMD ने आज 18 जुलाई को कुमाऊं क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस साल मानसून का सबसे ज्यादा असर देहरादून, गढ़वाल और कुमाऊं के निचले इलाकों में पड़ रहा है। तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं, जो कि पिछले कई दिनों से बारिश और भूस्खलन के चलते बंद था। फिलहाल हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से लोगों को निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय जल आयोग के हिसाब से रुद्रप्रयाग संगम पर अलकनंदा नदी का डिस्चार्ज रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है, जिसके बाद हरिद्वार में गंगा नदी में पानी काफी बढ़ चुका है। देहरादून मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के हिसाब से प्रदेश के सभी 13 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुमाऊं क्षेत्र के उधमपुर सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए 19 जुलाई को भारी बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और बाढ़ और बारिश का कहर श्वेता सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नजर नहीं आ रहा है, मैदानी इलाकों में भी हालात बद से बदतर हो चले हैं। मथुरा की तस्वीरें अगर हमारे दर्शक देखेंगे तो वो भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, वृंदावन के आसपास जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आ रही है, यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ तक देखिए कमर तक पानी जो है वो भरा हुआ है और लोग उसी में गुजरने को मजबूर हैं। मंदिर दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सर। यमुना के प्रलयकारी बाढ़ का प्रहार दिल्ली के बाद मथुरा में दिखाई दे रहा है। मथुरा में यमुना किनारे बसी कॉलोनियों का मंजर देखिए। हर तरफ बाढ़ का पानी विकराल रूप दिखा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसका असर यह है कि शहर के तमाम रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। घरों से लेकर मंदिरों तक हर तरफ तालाब सा मंजर है। वृंदावन इलाके के हालात इस कदर हो गए हैं कि सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भरा है। मथुरा से विधायक और पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा बाढ़ प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टर से राहत सामग्री बांटते नजर आए। बांके बिहारी मंदिर के 100 मीटर दूर तक यमुना का पानी पहुंच गया। परिक्रमा मार्ग भी पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। हालात ये हैं कि 3 दिन से न तो बिजली है और न ही पीने के लिए पानी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोग छतों पर सोने को मजबूर हैं। क्या स्थिति है वृंदावन की? बहुत ही बुरी स्थिति है। इस समय यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। और राहत एवं बचाव का कुछ खाने वाने की व्यवस्था सरकार? कुछ भी पानी व्यवस्था नहीं है, न पानी तक किसी को पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। व्यवस्थाएं आ रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से भी सब तक पहुँच नहीं पा रही है। तो तरीके से पहुँच नहीं पा रही है। देखिए पानी जो है तकरीबन आधा ट्रैक्टर और ट्रॉली आधी यहाँ तक डूब चुकी है। इतना पानी है। मथुरा में विश्राम घाट और यमुना महारानी मंदिर में चेतावनी के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर स्नान करने में मशगूल हैं। तस्वीरें देखिए, कैसे लोग महारानी मंदिर में गले तक भरे पानी में स्टंट कर रहे हैं। यहाँ ना तो कोई सुरक्षा कर्मी है और ना ही कोई गोताखोर। रेलिंग या बैरिकेडिंग भी नहीं की गई है। मथुरा में निचले इलाके की तमाम कॉलोनियां बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। आलम यह है कि लोग छतों पर सोने को मजबूर हैं। और चलिए अब आपको बेहद हैरान कर देने वाली एक तस्वीर दिखाएंगे और साथ ही साथ खबर भी बताएंगे। मुंबई से सटे मीरा रोड से दरअसल खबर आई है। यहाँ कथित लव जिहाद का मामला जो है वो सामने आया है। एक 22 साल की लड़की ने अमीन नाम के शख्स और उसके साथ कुछ और साथियों के खिलाफ लव जिहाद का मामला जो है वो दर्ज करवाया है। दरअसल लड़की का आरोप है कि जबरन इस युवक ने उसका धर्म परिवर्तन कराया, उसके साथ निकाह किया, नाम बदलकर पहले उससे दोस्ती की और इसके अलावा जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप भी लड़की की तरफ से लगाया गया है और लड़के की मां पर भी लड़की ने संगीन आरोप लगाए हैं। पहले दोस्ती की, फिर डराया धमकाया, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया। कथित लव जिहाद का ये मामला मुंबई के पास मीरा रोड से सामने आया है। मीरा भाईंदर की रहने वाली 22 साल की एक युवती ने मीरा रोड के नया नगर परिसर में रहने वाली अमीन आजम शेख, उसकी मां रेशमा आजम शेख, काजी मुफ्तीन इस्माइल, जरियाब सलीम सैयद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नया नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां पर युवती के साथ न सिर्फ जबरन धर्मांतरण बल्कि जबरन शादी और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर उसके वीडियो को वायरल करने की इस पूरे मामले में जांच हो रही है।
इस मामले में एक पुराना वीडियो भी सामने आया है जिसमें लड़की को एक कमरे में बंद करके रखा गया था। पुलिस ने जब ताला तोड़कर उसे आजाद कराया तो लड़की ने आप बीती सुनाई थी। क्या हुआ? कौन? तो आपको लॉक करके रखा था क्या? हाँ, कभी रात को जाते टाइम कुछ बोल के गए क्या? ऑफिस जा रहे थे, तो लॉक क्यों करके रखता है आपको? मेरे को बाहर नहीं जाने देता। ये सामने आया है कि आरोपियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वीडियो वायरल करने के बाद कहकर धमकाता रहा। अब 17 जुलाई को इस मामले में केस दर्ज किया गया और आरोपी अमीन और उसकी मां समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये केस बहुत हैरान करने वाला है। लड़की ने जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें क्या कहा गया है वो आपको बताते हैं। लड़की के मुताबिक वो बोरीवली में कंप्यूटर क्लास में जाती थी जहां उसकी दोस्ती शाहबाज नाम के लड़के से हुई। शाहबाज ने लड़की को अमीन से मिलवाया। कुछ दिनों बाद अमीन ने प्यार का इजहार किया। लड़की के मुताबिक उसने आत्महत्या की धमकी दी जिसके बाद उसने डर कर हाँ कह दिया। एक बार अमीन ने उसे धोखे से अपने घर बुलाया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। लड़की ने जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें धोखे की नई कहानी सामने आती है। लड़की के मुताबिक 21 जून 2022 को अमीन उसे बांद्रा की एक मस्जिद ले गया। वहां काजी ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर साइन करके उसका नाम बदल दिया। लड़की के मुताबिक अमीन पहले से शादीशुदा था। आरोपी अमीन की एक बेटी भी है। आरोपी अपनी बेटी को भाई की बेटी बताता था। बांद्रा में 21 जून को एक काजी द्वारा उसका धर्मांतरण किया जाता है जहां पर उसके नाम का परिवर्तन किया जाता है और साथ ही साथ लड़का यानी आमीन शेख की मां उसे अस्वीकार करती है और उसे ताने कसती है कि पहली शादी भी उसकी सक्सेसफुल नहीं रही। तब जाके लड़की को पता चलता है कि आमीन की पहले भी शादी हो चुकी है और न सिर्फ ये बल्कि उसे पहली बीवी से एक बेटी भी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। स्टेटमेंट हम लोगों ने दर्ज कराकर पुलिस में 376, 366, 504, 506 और 34 के अंतर्गत गुना दर्ज किया और उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। पीड़ित लड़के के मुताबिक उन लोगों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसे जबरदस्ती दुबई भेजने की भी कोशिश की जा रही थी। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सवाल यह है कि क्या कोई दूसरा धर्मांतरण गैंग तो इसमें शामिल नहीं। गढ़चिरौली में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तस्वीरों में बाढ़ का पानी सड़क के ऊपर से तेजी से बहता दिख रहा है। तभी ड्राइवर पिकअप वैन से सड़क को पार करने की कोशिश करता है लेकिन पानी के तेज बहाव से पंगा ड्राइवर को महंगा पड़ता है और गाड़ी धीरे धीरे पानी के तेज बहाव में बह जाती है। सड़क की दूसरी तरफ खड़े ट्रक ड्राइवर इस पूरी घटना का वीडियो बना लेते हैं। आसपास के लोगों ने पिकअप वैन से 3 लोगों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचा ली। नशे की हालत में आपको कार चलाना कितना भारी पड़ सकता है इसकी एक तस्वीर दरअसल अजमेर से सामने आई है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल कुछ लड़कों ने नशे की हालत में कार को नाले के अंदर डुबो दिया। ये खबर देखिए आप। पुलिस प्रशासन हमेशा लोगों को इस बात को याद दिलाता रहता है कि शराब पीकर ड्राइविंग न करें। नशे की हालत में सड़क दुर्घटना एक आम बात है। आए दिन हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आती रहती हैं। नया मामला अजमेर शहर का है लेकिन ये तस्वीर लोगों को चौंकाने से ज्यादा हंसा रही है। अजमेर में 3 युवक नशे की हालत में कार चला रहे थे। नशे में कार की रफ्तार भी पूरी थी। अजमेर में इन दिनों बारिश भी खूब हो रही है और नदी नाले उफान पर हैं। युवकों ने कार का संतुलन खो दिया और कार नाले में जा गिरी। ताज्जुब की बात यह रही कि नाले में कार के गिर जाने के बाद युवक घबरा गए। स्थानीय लोगों ने लड़कों को नाले से रेस्क्यू किया। लड़के घबराकर कार को वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को बाहर निकाला और अब लड़कों की तलाश कर रही है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है जहां एक लड़की ने एक मनचले से परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। यहाँ आरोपी आस मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल तफ्तीश करने में जुटी हुई है। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इस शख्स का नाम है आस मोहम्मद। इस पर आरोप है कि इसकी वजह से एक हिंदू लड़की ने आत्महत्या कर ली। घटना यूपी के संभल की है। दोनों ही पक्ष एक ही जगह के रहने वाले हैं। लड़की के परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार युवक को समझाया भी लेकिन वो नहीं माना। सर ये लड़की एसएससी की सेल्फ स्टडी कर रही थी, घर पे ही थी सर, ना कोई कोचिंग थी कुछ थी। तो एक मैसेज द्वारा पता चलता है कि इसको सुसाइड के लिए उकसाया गया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें इस व्यक्ति द्वारा एक बालिका को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। इस संदर्भ में साक्ष्य के अनुसार जो को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं जेल भेजा जा रहा है। और चलिए बात अगली खबर की कर लेते हैं। और जिस तरीके से कल हम श्वेता गए थे सीमा हैदर के उस इलाके में, उसके घर का भी हमने जायजा लिया जहां यूपीएटीएस की टीम उसको लेकर के गई थी। कल भी लंबी पूछताछ सीमा हैदर और सचिन से की गई है। देखिए सचिन के गांव वाले अब दरअसल सीमा हैदर और सचिन के रिश्ते को लेकर खुलकर बात करने लगे हैं। एक कैरेक्टर जो है चाचा और भाई की सीमा के, उसकी एंट्री हो चुकी है क्योंकि बताया जा रहा है ये पाकिस्तान के फौज में है, इसलिए ये आरोप लग रहे हैं कि सीमा जो है वो जासूस हो सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। सीमा पार के प्यार और सीमा के इकरार में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। सचिन सीमा की लव स्टोरी में अब यूपीएटीएस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों की भी एंट्री हो गई है। लगातार दूसरे दिन भी सीमा हैदर से यूपीएटीएस ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के बाद सचिन और सीमा को एटीएस रबुपुरा थाने के सेफ हाउस ले गई। सूत्रों के मुताबिक आज की पूछताछ में सीमा के भाई और परिवार और रिश्तेदारों के बारे में कई सवाल पूछे गए। सीमा के भाई के पाकिस्तानी सेना में होने की खबर पर भी एटीएस अलर्ट है। पाकिस्तानी सेना के ड्रेस में आसिफ नाम के शख्स की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे सीमा का भाई बताया जा रहा है। सीमा के पति गुलाम हैदर ने दावा किया था कि सीमा का चाचा गुलाम अकबर इस्लामाबाद में है और आर्मी में किसी बड़े पद पर है। वहीं सचिन के गांव वाले भी अब सीमा के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। गांव के मुस्लिम समाज के लोग सीमा के मंसूबे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीमा हैदर जो है ये एक तो चोर बन के आई है, दो तीन देशों को पार करके, कोई उस पर जो है सहमति नहीं है और हमारी जो सुरक्षा अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनको भी जानकारी नहीं है, तो ये चोर कहलाएगी और हम ऐसे चोर का किसी तरह से जो है समर्थन नहीं करेंगे। पाकिस्तानी जासूस है, ये भी आरोप लग रहा है सीमा के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, जिसकी जांच होनी चाहिए और जो जांच में निकल गया उसको हम समर्थन करेंगे। गांव के लोग सीमा को सजा देने की बात भी कर रहे हैं। ये तो जांच के बाद ही पता लगेगी जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई सीमा ने कई अपराध करे हैं। एक पहली बात तो कानून भी तोड़ा है इसने, दूसरी बात बच्चे भी लेके आई है, तीसरी बात माल भी लेके ही आई है, उसके संग में जुल्म करा, कोई वैसे थोड़ी है लेके आई है, शादी से मोहब्बत से आई है, के प्यार मोहब्बत से आई है। ये तो इनने बहुत बड़ा जुल्म करा है, माल भी लेके आई है, बच्चे भी लेके आई है, कानून तोड़ के भी आई है। इसके संग में केड़ी से केड़ी सजा हो और उसकी जांच करी जाए। दूसरी तरफ इस मामले में अब करनी सेना की भी एंट्री हो गई है। अलीगढ़ करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश रावल ने कहा है कि सीमा हैदर पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो सीमा को बॉर्डर पार फेंक कर आएंगे। जब वीजा नहीं मिल रहा था और हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे हैं नहीं, तो इसको यहाँ आने की क्या थी। दूसरा, ये लव का जो मामला है, ये प्यार में आशिकी में जो मशगूल हो रहा है, क्या नाम है उसका, उसको ये नहीं लग रहा कि पूरे देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये इसको पूरे देश में जो खतरा पैदा हो रहा है, ये सब खतरा पैदा नहीं होने देंगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि इसको एटीएस बहुत शीघ्र अगर कार्रवाई करती है तो अच्छा है, वरना करनी सेना इसको उठा के और पाकिस्तान के बॉर्डर से वहां जाके फेंक देगी इसको ले जाके। वहीं दूसरी ओर खबर है कि सीमा और सचिन से आज भी एटीएस पूछताछ कर सकती है। और चलिए बात करेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। देखिए दरअसल ये दोनों इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं और जब से ज्योति मौर्य का मामला जो है सामने आया है, उसके बाद से कई ऐसी कहानी श्वेता जो है वो सामने आने लगी है। और अयोध्या से तो बहुत ही अनोखा मामला सामने आया। दरअसल एक पति ने अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य कहकर बुला दिया। उसके बाद पत्नी इतनी नाराज हो गई कि पति और जेठ के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। मोबाइल उठा के ना फोड़ के फेंक देंगे ज्यादा। अगर आपकी पत्नी का नाम ज्योति है या आप अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य के नाम का तंज देते हैं तो होशियार हो जाइए, आप पर मुकदमा हो सकता है। हमारी इस बात को आप हल्के में ना ले। कुछ ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आई है। अयोध्या में पति जेठ और पत्नी के बीच तू मैं मैं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कहानी में दरअसल एक छोटा सा ट्विस्ट है। अयोध्या के महाराजगंज की रहने वाली निशा प्रजापति की शादी 2019 में अनूप प्रजापति से हुई थी। निशा 1 साल तक अपने ससुराल में रही। उसके बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया। निशा अपने मायके वापस चली गई। निशा अयोध्या के टाउन क्षेत्र में पढ़ाई करने लगी। बताया जा रहा है कि निशा 15 जुलाई की शाम अयोध्या में अपने एक मित्र के साथ टहल रही थी, तभी उस पर उसके जेठ की नजर पड़ गई। निशा को लड़के के साथ देखकर उसके जेठ भड़क गए। निशा के जेठ वीडियो बनाने लगे।
इसके बाद दोनों में तू मैं शुरू हो गई। लड़की के साथ एक लड़का घूमना तुम कैसे यार ये लोग फालतू निशा ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि उसके पति अनूप प्रजापति और जेठ प्रेम कुमार प्रजापति ने उनके और उसके दोस्त राहुल के साथ मारपीट की और उसे ज्योति मौर्य कहकर बुलाया और निशा को ये बात नागवार गुजरी। और बात अब गुजरात के बनासकांठा की कर लेते हैं, जहां 2 युवकों को ऐसी सजा दी गई जो आपने ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। जी हाँ, महिला का फोटो खींचने पर 2 शख्स को दरअसल यहाँ पर सजा दी गई है। किस तरीके की सजा मिली है इनकी और किस तरीके कह सकते हैं श्वेता सबक सिखाया गया। आप इस तरीके से फोटो नहीं ले सकते बिना पूछे हुए। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि आपके लिए भी अगर आप ऐसा करते हैं तो कितना भारी पड़ सकता है। भारी भीड़ जुटी हुई है। 2 शख्स को महिलाओं के लिबास पहनाए गए हैं। दोनों युवकों के गले में चप्पल की माला लटकाई गई है। हाथ जोड़ खड़े दोनों युवकों को डराया धमकाया जा रहा है। लाठी दिखाई जा रही है। तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा जिले के तीर्थगाम नाम के गांव की है, जहां महिला की फोटो लेने वाले 2 युवकों का गांव वालों ने ये हाल कर दिया। બેન દીકરીઓના ફોટા પાડે તો આ અહીંયાને સમાજ છે એટલે અહીંયારે માથે નાત બારા કાઢવાનો છે। નાત બારા કાઢી એવો તમે કોઈ કામ કરો કોઈના ફોટા ચંપલ કાઢી લે ચંપલ મોટે ફોટા। तो देखा आपने कि महिला की फोटो लेने की सजा में घाघरा पहनाकर मुंह से चप्पल कटवाई जा रही है, माफी मंगवाई जा रही है, डंडों से पिटाई की जा रही है, हाथ जुड़वाए जा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि वीडियो में दिख रहे दोनों युवकों ने गांव की एक महिला की चोरी छुपे फोटो ली थी, जिसके बाद गांव वालों ने दोनों को पकड़कर पहले महिलाओं के कपड़े पहनाए, गले में जूते चप्पल पहनाए गए और फिर पूरे गांव के सामने उनसे माफी मांगने को कहा गया। खुलासा तब हुआ जब युवकों ने अपने मोबाइल फोन पर गांव की 2 महिलाओं की तस्वीरें ली, तो वहां मौजूद ग्रामीणों ने युवकों को पकड़ लिया और उन्हें सजा दी। वीडियो में दिख रहे ग्रामीण गुजरात की वादी समाज से आते हैं। गांव वालों ने दोनों युवकों को 1 साल के लिए समाज से बाहर कर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शिमला के माल रोड पर दरअसल बताया गया कि कल एक रेस्टोरेंट में बड़ा धमाका हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और मॉल रोड पे इतने जबरदस्त धमाके की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। हंगामे और चीख पुकार के बीच रेस्क्यू की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई है। राजधानी शिमला के माल रोड के नजदीक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। शिमला के मिडिल बाजार के मशहूर हिमाचल रसोई में जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से ये जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके का असर इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों के शीशे भी टूट गए। धमाके की आवाज सुनते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग दुकानें और घर छोड़कर इधर उधर भागते नजर आए। इस धमाके में एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं 5 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस ब्लास्ट की वजह से 20 से ज्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिमला के स्कैंडल पॉइंट से लेकर गेयटी थिएटर आने वाले रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां लोगों की आवाजाही रोक दी गई है ताकि कोई हादसा न हो। और आगे बढ़ती हुई खबर राजस्थान की बताते हैं अनूपगढ़ में, जहां एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर खुद अपनी ही कब्र खोद डाली। बताया जा रहा है कि किसान की पत्नी ने कर्ज लिया था और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब किसान का ये कहना है कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत अपना कहा हुआ वादा निभाएं और कर्ज माफ किया जाए। रिपोर्ट देखिए। अपनी ही कब्र खोद कर बैठे इस बुजुर्ग शख्स का नाम है हरिराम। ये एक किसान है लेकिन कर्जे से परेशान है। ये कर्जा उतार पाने में असमर्थ है। ये गुहार लगा रहा है कि उसका कर्ज माफ किया जाए, नहीं तो वो अपनी जान दे देगा। या तो मेरे कर्ज माफ करा दे तो मैं यही समाप्त होगा, यही समाधि में मेरे पर मान लो यह दफनाया जाए। अच्छा, थारी मांग है जा तो कर्ज माफी कराए, नहीं तो फिर थे 8 ही समाधि लोगा। तस्वीरें राजस्थान के अनूपगढ़ की हैं। दरअसल किसान की पत्नी ने 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन 1 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। अब किसान कर्ज उतारने में असमर्थ है। इसके समर्थन में कुछ और लोग भी बैठे हैं और राजस्थान सरकार और राहुल गांधी को उनका कर्ज माफी का वादा याद दिला रहे हैं।
कब्र खोद के धरना लगाया है कि सरकार इस कर्जे को माफ करे। राहुल गांधी जी ने कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिनों में कर्जा माफ कर दूंगा। और राहुल गांधी से अपील है कि यहाँ पर कर्जा माफ करके लेटर भेजे, तभी धरना में समाप्त करेंगे, नहीं तो हमारा बलिदान यही होगा। अब गरीब किसान कब्र खोदकर धरने पर बैठा है। देखना यह है कि इसकी गुहार कब सुनी जाएगी। और चलिए अब खबरें राजनीति से जुड़ी हुई। आपको बता दें, कल एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। विपक्ष के इस गठबंधन को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलबहियां मिशन करार दिया। और दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसको लेकर एनडीए ने एक प्रस्ताव पास किया है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बैठक बुलाई गई। बैठक में कुल 39 दलों ने हिस्सा लिया। बैठक में अजित पवार और सीएम शिंदे भी शामिल हुए। हाल ही में गठबंधन का हिस्सा बने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी नजर आए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के गठबंधन को मूल्यों से समझौता करने वाला गठबंधन बताया। देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। पीएम मोदी ने केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक विपक्ष की लड़ाई और बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की गलबहियों पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये गलबहियां मिशन नहीं, मजबूरी है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। और कल बेंगलुरु में विपक्षी दलों की भी साझा बैठक हुई और जिसके बाद विपक्षी दलों ने मिलकर अपने गठबंधन को एक नया नाम दिया, इंडिया। जी हाँ, सवाल ये उठ रहा है कि ये विपक्षी एकता या जो विपक्षी पार्टियां लामबंद हुई हैं, वो लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी एनडीए को मुकाबला उनका कर पाएंगी, क्या टक्कर दे पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता पूरी दिखाने की कोशिश की। ये तस्वीरें कल बेंगलुरु से सामने आई, जहां 2024 का सपना लिए देश की विपक्षी पार्टियां जुटी। सबने मिलकर ऐलान किया कि वो इंडिया बना रहे हैं। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसमें देश की 26 विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी और एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा। And we realize the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. वैसे इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, कौन इसका चेहरा होगा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। इस बैठक में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। हालांकि बैठक से पहले कुछ पार्टियों में थोड़ा मनमुटाव देखा गया था, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस और टीएमसी में तकरार चलती रहती है, लेकिन इस बैठक में यह दिखाने की कोशिश की गई कि हम सब साथ हैं। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव विपक्षी एकता की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए थे। इसे लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट किया।
कि नीतीश और लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना भाग लिए क्यों निकल गए? कहीं संयोजक नहीं बनाने से नाराज तो नहीं? वैसे विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में होगी, इसमें कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। देखना यह है कि ये एकता 2024 में कितनी ताकत दिखा पाएगी। बारिश और बाढ़ की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ के पानी ने ऐसी तबाही मचाई, हर जगह सैलाब नजर आया। सड़कें पानी में तब्दील हो गई, वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बाढ़ के पानी ने सड़कों को अपने आगोश में ले रखा है। बारिश और बाढ़ की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सामने हैं, जहां यमुना नदी का पानी गांवों में घुसने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालांकि प्रशासन लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है। वह दूसरी तस्वीरें आगरा की हैं, जहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश के बाद भारी लैंडस्लाइड हुई। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जम्मू कश्मीर में कई जगह बारिश के बाद लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। बारिश बाढ़ के बाद भूस्खलन से लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूपी के मथुरा में भी बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। मथुरा में बारिश के बाद बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इतना ही नहीं, वृंदावन परिक्रमा मार्ग में भी कई जगहों पर जल जमाव देखने को मिला, जिसके चलते लोगों को परिक्रमा मार्ग में परेशानी हुई। मथुरा वृंदावन में कई लोगों के घरों में भी पानी घुस जाने के कारण जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त दिखा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। मंडी में आज फिर बारिश हुई, जिसके बाद कई जगहों पर पानी भर गया। तो वहीं उत्तराखंड के कई इलाके अब भी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। कई जगह भूस्खलन भी हुआ। बता दें कि हिमाचल और उत्तराखंड में हालात अब भी बेकाबू हैं। और सोशल मीडिया में इन दिनों जो खबरें सुर्खियों में हैं, वायरल वीडियोस ऐसे हम आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। देखिए। अयोध्या का पूरा बाजार स्थित बच्चूलाल इंटर कॉलेज के मैदान में बारिश के दौरान जमीन से आग के गोले निकलने लगे। इसका वीडियो वायरल हुआ तो हलचल मच गई। पुलिस जांच कर रही है। विद्यालय परिसर में अचानक जमीन से आग के गोले निकलने का वीडियो देख लोग भी बहुत चक्के रह गए। इसमें जगह जगह आग जलती है और आवाज होती सुनाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में विलुप्त हो रहे सफेद गिद्ध को रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद गिद्ध को रेस्क्यू किया गया। जिस सफेद गिद्ध को बचाया गया है वो अभी बच्चा है। वन विभाग की टीम उसे इलाज के लिए अपने साथ ले गई है। सफेद गिद्ध के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो जो भी देख रहा है, दांतों तले उंगली दबा रहा है। वीडियो में बीच सड़क कुछ कारें खड़ी नजर आ रही हैं। मौसम खराब है और अचानक एक कार के ऊपर आसमानी बिजली गिर जाती है और देखते ही देखते कार धू धू कर जल जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों की नींद उड़ा रहा है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक लड़की बंदर को चिढ़ाती नजर आ रही है। तभी बंदर लड़की का बाल पकड़ लेता है और लड़की को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसके बाद वहीं पास खड़ा शख्स जैसे तैसे करके लड़की को बचा लेता है। गनीमत रही कि बंदर ने लड़की को छोड़ दिया, नहीं तो इस लड़की को बंदर से पंगा लेना भारी पड़ जाता। अब कुछ यूजर्स वीडियो देख लोटपोट हो रहे हैं, तो कुछ यूजर्स बंदरों को न चिढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। स्टंटबाजी की यह तस्वीर हैरान कर रही है। वीडियो में बीच सड़क एक शख्स साइकिल से स्टंट करता नजर आ रहा है। साइकिल चलाते चलाते कभी ऑटो से आगे निकल जाता है, कभी फुटपाथ पर साइकिल की स्पीड बढ़ा देता है। ये शख्स सड़क पर तरह तरह के करतब दिखा रहा है। इस वायरल वीडियो को देख यूजर्स ऐसी स्टंटबाजी न करने की सलाह दे रहे हैं। और आज देश की कौन सी बड़ी खबरें जिसमें पूरा दिन हमारी नजर रहने वाली है, वो भी आपको दिखा देते हैं 2 मिनट के सेगमेंट में। बेंगलुरु से वापस आ रहे राहुल और सोनिया गांधी के फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग हुई।
राहुल और सोनिया बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक से वापस लौट रहे थे, तभी फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। रात के करीब 9:30 बजे दोनों दूसरी फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। कश्मीर में बाहरी मजदूरों और कामगारों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को अनंतनाग में आतंकियों ने 2 कामगारों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद दोनों कामगारों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के रहने वाले अक्षय और सौरभ अनंतनाग में ज्वेलरी की एक दुकान में काम करते हैं। पीएम मोदी देश के साथ साथ विदेश में भी शांति स्थापित करने की मुहिम में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि लद्दाख में कई धर्म के प्रचारकों ने पीस डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। सभी प्रचारकों ने समाज में शांति कायम करने की पीएम मोदी की कोशिशों की तारीफ की। बीते दिनों यूपी एटीएस ने गोंडा से आईएसआई एजेंट मोहम्मद रईस को गिरफ्तार किया था। रईस ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। रईस की जानकारी पर यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट अरमान अली और मोहम्मद सलमान सिद्दीकी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। अरमान ने ही रईस का आईएसआई एजेंट से संपर्क करवाया था। रईस के कहने पर सलमान ने झांसी के बबीना कैंट का फोटो और वीडियो बनाया था। मध्य प्रदेश के विदिशा में 2 साल की एक बच्ची बोरवेल में गिर गई। बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 8 घंटे के रेस्क्यू के बाद अस्मिता को निकाला तो गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दम घुटने से बच्ची की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक रेस्क्यू किए जाने से 5 घंटे पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी।